यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और इसके बाद में फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो भी एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल्स गिवन है, क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, उनको सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस एंड सम न्यूमेरिकल्स। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, वो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में है और उस इनिशियल स्टेट को लिखा जाता है आई से। देन इट विल मूव टूवर्ड्स द फाइनल स्टेट एफ। कोई भी एक सिस्टम है जो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा है, मतलब कि पहले उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या था? पहले उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था P1 V1 T1, ये इसके पैरामीटर्स थे इनिशियल स्टेट में। फाइनल स्टेट में इसका प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये हो चुका है P2 V2 T2। अब इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कब बोला जाएगा? जब ये सिस्टम दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे, मतलब कि हमने इसको इनिशियल से फाइनल स्टेट में लाने में जितनी हीट एनर्जी इसको दी थी, दोबारा से जब वो फाइनल से इनिशियल स्टेट में आएगा तो उतनी हीट एनर्जी को वो दोबारा से रेडिएट कर देगा, रिलीज कर देगा। तो हम सिस्टम को 100 जूल की एनर्जी देते हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने में, तो वो फाइनल से इनिशियल स्टेट में आएगा, वही 100 जूल की एनर्जी को रिटर्न कर देगा सराउंडिंग में। ओके, इसके अलावा इसके प्रेशर वॉल्यूम में भी चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर भी चेंज होता है, लेकिन फिर से दोबारा इनिशियल स्टेट में आ जाता है। अब बात ये आ रही है कि इसमें कोई और दूसरे चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीट एनर्जी का लॉस हो जाए, वो तो होता ही होता है। अब जैसे हमारे पास एक पिस्टन होगा, ये मान लीजिए ये प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर के अंदर कर रहे हैं और उस सिलेंडर के अंदर क्या लगा रखा है हमने? पिस्टन लगा रखा है। अब ये पिस्टन जो है वो कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस तो नहीं होगा, तो कुछ हीट एनर्जी तो यहाँ पर फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगी? डिसिपेट हो जाएगी। तो एनर्जी का डिसिपेशन तो होगा ही। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है। आइडियलाइज्ड प्रोसेस है, मतलब कि ऐसा कंप्लीटली रिवर्सिबल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, बर्नर से इसको हीट एनर्जी देने की कोशिश की। अब वो सारी हीट एनर्जी तो इसको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सराउंडिंग में भी रेडिएट होगी हीट एनर्जी, बाकी की हीट एनर्जी इस कंटेनर को मिलेगी, और कंटेनर को हीट एनर्जी मिलने के बाद ये कंटेनर गर्म होना शुरू हो जाएगा, और लास्ट में जाकर के फिर गैस के पार्टिकल्स को, जो हमारा मटेरियल है, उसको हीट एनर्जी मिलनी शुरू होगी। तो हमने तो 100 जूल की एनर्जी देने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से 50 जूल तो रेडिएट हो चुके हैं सराउंडिंग में, और 20 जूल ये जो पिस्टन है, ये जो सिलेंडर है, ये लेकर के बैठे। तो इसको सिर्फ 30 जूल की एनर्जी मिली, और 30 जूल से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, गैस एक्सपेंड होनी शुरू होगी। तो ये इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ चल पड़ा। अब हमने क्या किया, इस बर्नर को हटा दिया। बर्नर को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो आंसर है आ सकता है, क्योंकि ये हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा। अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है तो ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने इसकी वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग वॉल्स रखी। तो उस केस में पिस्टन जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो कुछ हीट एनर्जी यहां पर भी प्रोड्यूस होगी, तो फिर से एनर्जी का क्या होगा? डिसिपेशन होगा। तो जो भी प्रोसेसेस है वो कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं हो सकती है। ये सिर्फ हमारा ऐसा सोचना है, आइडियलाइज्ड प्रोसेस है, हम ऐसा मान करके चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस और जो भी हमने आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक ये प्रोसेसेस पढ़ी है, उनको स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम उसको आइडियलाइज्ड प्रोसेस मान करके चलते हैं। ओके, अब मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखता हूं। हम लोग रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं अभी, इरिवर्सिबल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस हैं उनके बारे में मैं लिखता हूं कि क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी
सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए। प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली स्लो, या इसकी बजाय हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक so that the system is in equilibrium with the surrounding at every stage। ये भी लिखा जा सकता है, process is quasi static so that system and surrounding is in equilibrium at every stage। देखिए जो प्रोसेस है वो एक्सट्रीमली स्लो होनी चाहिए, बहुत धीरे होनी चाहिए। धीरे होने से क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो भी कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो हमारी हीट एनर्जी के डिसिपेशन भी कम होंगे, एनर्जी का डिसिपेशन भी नहीं होगा। तो हम लोग प्रोसेस को स्लो करके, जैसे कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, तो हम उसको एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्वासी स्टैटिक मतलब कि आइडियलाइज्ड प्रोसेस, आइडियलाइज्ड प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग सभी स्टेजेस पर इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। अब इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं, तो आंसर है इक्विलिब्रियम 3 तरह के। सबसे पहला होता है, द फर्स्ट वन इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम का हमें पता है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहेगा तब हम उसको बोलेंगे कि वो दोनों किसमें है, वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। सेकंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज, ये मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं, ये कंडीशंस अगर हम सेटिस्फाई कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा, हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर पिस्टन लगा दिया, इसमें जो सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर है और बाहर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम तो इसी को बोला जाएगा, when the temperature of the system and temperature of the surrounding will be equal। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब क्या होगा, मान लीजिए ये हाई टेम्परेचर पे, यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 99 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, तो हीट एनर्जी जो है वो 100 डिग्री से 99 डिग्री की तरफ आएगी। धीरे धीरे ये सिस्टम गर्म होना शुरू हो जाएगा और पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। पिस्टन जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, जैसे ही हीट एनर्जी अंदर आनी शुरू होगी यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इन पार्टिकल्स के पास जो इंटरनल एनर्जी है, इससे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पार्टिकल जाकर के पिस्टन से कोलाइड करेंगे और पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन में फिर से इन पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब है इनका टेम्परेचर फिर से डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और क्या होगा, दोबारा से हीट एनर्जी फिर सराउंडिंग से कहां आनी शुरू हो जाएगी, सराउंडिंग से फिर से सिस्टम में आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो मैंने 1 डिग्री का डिफरेंस बताया, एक्चुअल में 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही स्मॉलर डिफरेंस होगा, 0.0001 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस हम मानेंगे, ये डिफरेंस होगा बहुत वेरी स्मॉल, और इतना स्मॉल डिफरेंस होने के बाद भी ये एनर्जी यहां से यहां आएगी और फिर से इस
सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा और पिस्टन फिर एक्सपेंड, पिस्टन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और गैस का होगा एक्सपेंशन। दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इसमें हम लोग क्या मेंटेन करते थे, इसमें हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम ही तो मेंटेन करते थे कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेंशन करवाते थे, इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोला जाता था। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, अच्छा कंप्लीटली थर्मल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं। अगर ये बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, तब इसके सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, तो हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानते। नेक्स्ट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, नो अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी एक्ट, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करेगा, ना तो अंदर से सिस्टम से काम करेगा और ना ही हम इस सिस्टम के ऊपर लगाएंगे, तो किसी भी तरह का अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ना तो सिस्टम के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होगा और ना सराउंडिंग के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होगा, ना तो सिस्टम के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होना चाहिए और ना सराउंडिंग के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होना चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ली है तो वो N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, N2 के, और बाहर एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसके अलावा CO2, ये गैसेज है। तो ये गैसेज जो है ये बाहर रहेंगी और सिस्टम के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस फिल कर रखी है, तो ना तो इसके कॉम्पोजिशन में चेंज होगा ना ही इसके कॉम्पोजिशन में चेंज होगा, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों के ही कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं होगा। और ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम क्लोज्ड कंटेनर में, ताकि अंदर का मटेरियल बाहर ना जाए और बाहर का मटेरियल अंदर, तो इस केस में ऐसा पॉसिबल। ओके, तो हम लोग जो हीट इंजन पढ़ा था उसमें हम लोग फ्यूल को बर्न करते थे, फ्यूल बर्न करने के बाद उसमें जो गैसेस बनती थी उससे एक एक्सपेंशन होता था, फिर पिस्टन दोबारा ऊपर आता था, कंप्रेशन होता था, और उस कंप्रेशन में जो भी गैसेस उस सिलेंडर के अंदर है, उस चैम्बर के अंदर है, वो साइलेंसर के थ्रू बाहर आ जाती है, साइलेंसर के थ्रू बाहर आ जाती है। तो क्या हुआ, तो वो गैसेस जो है वो बाहर आ रही, सराउंडिंग में आ रही, तो अंदर जो भी मटेरियल था उसकी क्वांटिटी तो कम हो जाएगी, और बाहर सराउंडिंग में अगर वो गैसेज आ जाएंगी तो सराउंडिंग में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 के अलावा जो भी दूसरी गैसेज अब बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, SO2 बना है, NO2 बना है, वो सब भी कहाँ आ जाएगा, वो सब भी सराउंडिंग में आ जाएगा, तो सराउंडिंग की कॉम्पोजिशन में चेंज होगा। तो हम जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं वर्क डन करने के लिए, उन सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना मुश्किल होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर सकते, सिस्टम के कॉम्पोजिशन में, केमिकल कॉम्पोजिशन में और सराउंडिंग के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो हम लोग आइडियलाइज्ड प्रोसेस मानते हैं, जिसमें ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो ये सबसे पहली कंडीशन है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये तीनों चीजें इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन ये है कि डिसिपेटिव फोर्स नहीं होने चाहिए। डिसिपेटिव फोर्स कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने फ्रिक्शन के बारे में बताया था, तो सेकेंड पॉइंट में लिखता हूं, देयर शुड बी नो डिसिपेटिव फोर्सेस ये डिसिपेटिव फोर्सेस किसकी वजह से काम करते हैं, ये कौन से फोर्सेस है, तो आंसर है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्सेस। इसके अलावा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हम लोग फ्लूइड्स के लिए बात करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी सराउंडिंग में एयर है तो हम इसमें इजीली क्या कर पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, लेकिन अगर हमें वाटर के अंदर दौड़ना हो तो मुश्किल आएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर हम वाटर और हनी का कंपैरिजन करें, हनी शहद होता है, तो वाटर का और हनी का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है, उसका गाढ़ापन कम है, जो हनी होगा उसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो वाटर में वॉक करना इजी होगा, हनी में वॉक करने में थोड़ी मुश्किल होगी, ज्यादा मुश्किल होगी, सो दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी।
तो पार्टिकल्स का जो कॉलिजन होगा, जो पार्टिकल्स है वो हमें मूवमेंट नहीं करने देंगे। जैसे कि हम लोग एक पेंडुलम को यूज करते हैं, पेंडुलम अगर हम एयर में यूज करते हैं तो वो 8-10 ऑसिलेशन करता है फिर रुक जाता है, लेकिन वही पेंडुलम अगर हम वाटर के अंदर चलाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ 1 या 2 ऑसिलेशन होंगे और वो पेंडुलम रुक जाएगा। एक ऑसिलेशन भी पूरा ना हो, ऐसा भी हो। तो क्या ज्यादा है, विस्कोसिटी ज्यादा है, आसपास पार्टिकल्स का नंबर इतना ज्यादा है कि जो पेंडुलम मूवमेंट करना चाह रहा था उसकी जो एनर्जी थी वो सारी एनर्जी आसपास के पार्टिकल्स में चली जाती है ड्यू टू द कॉलिजन, कॉलिजन के कारण। तो विस्कोसिटी और फ्रिक्शन ये दो ऐसे इफेक्ट हैं जिनके कारण से डिसिपेटिव फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, और डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण से एनर्जी का डिसिपेशन होता है। हम जो भी एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं वो एनर्जी सिस्टम को नहीं मिल पाती है, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेशन मतलब जिस एनर्जी को हम जो नॉन यूजेबल हो, जिस एनर्जी को हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा। अब जैसे एक रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोग वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर को हम ठंडा करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो क्या होगा, वेपर को ठंडा करने पर वो दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और क्या हुआ, जब हमने हीट एनर्जी दी तो वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर से जब वाटर में कन्वर्ट होना है तो वो उतनी ही हीट एनर्जी का लॉस कर देगा, रेडिएट कर देगा सराउंडिंग में, तो फिर से वो वेपर से किसमें आ जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जाती है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस मानी जा सकती है, लेकिन उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है ना। क्या प्रॉब्लम आएगी, पूरी हीट एनर्जी तो हम दे ही नहीं पाएंगे ना, हीट एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। जैसे आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, अब ये कंटेनर को हमें क्या करना पड़ेगा, पिस्टन लगा करके रखना पड़ेगा। ओपन कंटेनर लेंगे तो वेपर तो कहां चला जाएगा, सराउंडिंग में मिक्सअप हो जाएगा, और कंडेंसेशन प्रोसेस फिर हम कर नहीं पाएंगे। तो उस केस में हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है और यहां पर है वाटर। अब आप इसको हीट एनर्जी देना चाहते हो, क्या पूरी हीट एनर्जी इसको मिलेगी क्या, आंसर है नो, इसको पूरी हीट एनर्जी मिल नहीं पाएगी। हमने बर्नर से ऐसा बर्नर लगाया जो पर सेकेंड 100 जूल की एनर्जी दे रहा था, लेकिन ये 100 जूल की एनर्जी ले ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये एनर्जी पहले तो सराउंडिंग में रेडिएट हो रही है, यहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न होने पर लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, अकेली हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होती, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमें लाइट भी दिखाई दे रही है, तो कुछ एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो लाइट एनर्जी भी रेडिएट हो रही है सराउंडिंग में, हीट एनर्जी जो है वो भी रेडिएट हो रही है सराउंडिंग में। अब थोड़ी बहुत हीट एनर्जी इस कंटेनर को मिली, जिससे पहले ये कंटेनर गर्म होगा, कंटेनर गर्म होगा, उसके बाद ये एनर्जी किसको मिलेगी, उसके बाद ये एनर्जी मटेरियल को मिलेगी, मतलब कि वाटर को मिलेगी। फिर वाटर उस एनर्जी को लेकर के किसमें कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, जहां पर ये कंटेनर के साथ कांटेक्ट में है पिस्टन, वहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण इस इंटरनल एनर्जी का कुछ लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा, अब हमने इसको पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको कहाँ किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसके पास इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में, और पिस्टन किस तरफ आएगा, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, फिर से क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, इसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से ठंडा होने में नहीं सॉरी, इसको वेपर से वाटर में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हीट एनर्जी भी तो इस कंटेनर को मिलेगी, फ्रिक्शन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो ये बॉइलिंग प्रोसेस है और कंडेंसेशन प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस मानी जा सकती हैं, मतलब कि आइडियलाइज कंडीशन में, कि जब ये पिस्टन फ्रिक्शन लेस होगा उस केस में हम इसको मान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, और एग्जांपल सुनिए रिवर्सिबल प्रोसेस का।
अगर हम उसको स्लोली कंप्रेस करेंगे और स्लोली बहुत धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तब भी हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं। तो स्लो एक्सपेंशन एंड स्लो कंप्रेशन दे कैन बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेसेस। इनको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जा सकता है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, बॉइलिंग और कंडेंसेशन, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी तरह से मेल्टिंग और फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, आइस को हीट एनर्जी देंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और लिक्विड स्टेट से अगर हम हीट एनर्जी ले लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उनको भी रिवर्सिबल प्रोसेस माना जा सकता है। इसके बाद में हमने आपने केमिस्ट्री के अंदर एक चीज स्टडी की होगी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आयन है, वो क्या करते हैं, बीकर के अंदर फ्लो करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको इसके लिए। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स के साथ में हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी को। ये इसके साथ हमने प्लस और ये माइनस, ये स्विच लगा दिया, और इस तरह से हमने एक इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को करना चाहा। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको कैथोड बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये हमने इसको वाटर फिल कर रखा है। इसके अलावा हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। चलो ये सिंपल प्रोसेस ही बता देता हूँ। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, मैंने इस सिस्टम के अंदर एक बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चाहते हैं हम इसके अंदर। बल्ब लगा दिया, स्विच ऑन किया, देखा बल्ब फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि ये क्या था, ये प्योर वाटर था, डिस्टिल वाटर था। डिस्टिल वाटर था तो इसमें कोई आयंस नहीं थे। अगर इसमें आयंस नहीं थे तो कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा था, ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर NaCl डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड डालते ही इसका डिसोसिएशन होगा Na प्लस और Cl माइनस में, तो इस तरह से आयंस बन जाएंगे, ये Na प्लस Cl माइनस। अब स्विच ऑन करते ही क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे तो Na प्लस किस तरफ जाना चाहेंगे, कैथोड की तरफ, तो ये Na प्लस कैथोड की तरफ जाना चाहते हैं, और Cl माइनस किस तरफ जाना चाहते हैं, एनोड की तरफ। तो Na प्लस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और Cl माइनस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगे। और जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जैसे ही चार्जेस फ्लो होने शुरू होंगे, यहाँ पर कौन सा चार्ज फ्लो होगा, तो आंसर है आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। और इस वायर में क्या फ्लो होगा, इस वायर में करंट फ्लो होगा, करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो वायर में तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और इस बीकर के अंदर ये जो सॉल्यूशन है, वाटर सॉल्यूशन है, इसमें क्या फ्लो होंगे, इसमें आयन फ्लो होंगे। तो फ्लो ऑफ चार्ज, Na प्लस एक आयन है, चार्ज है, Cl माइनस भी एक आयन है, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जेस फ्लो होना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना, और हम देखते हैं कि ये बल्ब फ्लो करना शुरू करता है। अब ये जो Na प्लस है ये किस तरफ जाना चाहता है, क्या सीधा जा पाएगा क्या, आंसर है बीच में किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या ये डायरेक्टली कैथोड की तरफ जा सकता है, आंसर है नो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफर होगा। वो रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, आयन, जैसे ये Na प्लस था और इसके रास्ते में ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या ये डायरेक्टली इस तरफ जा पाएगा, नो। ये बीच में रास्ते में आने वाले वाटर मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हुए जाएगा, टकराता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर क्या ऑफर होगा, यहाँ पर ऑफर होगा रेजिस्टेंस। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हम देखेंगे ये बीकर गर्म होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया जाए, उस केस में हम इस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। उस केस में हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो H2O बन जाएगा, और अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस बोला जाता है जिसको। तो अगर वो करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस प्रोसेस से इसी तरह की प्रोसेस होगी जिसमें हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे, जिसमें H2O जो है वो डिसोसिएट होगा, डीकंपोजिशन होगा उसका, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसको रिवर्सिबल बोला जा सकता है सिर्फ उस केस में
जब रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। जब रेजिस्टेंस क्या होगा, जब रेजिस्टेंस जीरो होगा। और ऐसा पॉसिबल नहीं है रेजिस्टेंस जीरो करना, पार्टिकल्स का कोलिजन तो होगा ही होगा। जब वो किस तरफ जाएगा, Na प्लस कैथोड की तरफ जा रहा होगा, इस एग्जांपल के अंदर। ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी रिवर्सिबल प्रोसेस इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द पार्टिकल। अगर यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो प्रोसेसेस रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब दोबारा इनिशियल कंडीशन में नहीं जा सकती, वो सारी प्रोसेसेस क्या होती है, सारी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है, जो फिर से इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकती। इनिशियल से फाइनल में आ गई, अब फाइनल से दोबारा इनिशियल में नहीं जा पाती, तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल। और इस नेचर में जो भी हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस दिखाई दे रही है, वो सारी प्रोसेसेस कैसी हैं, वो सारी इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। जैसे कि एक्सपेंशन, जैसे कि कंप्रेशन, और उसके अलावा हम लोग व्हीकल चला रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक कैसे वर्क करता है, तो आंसर है टायर और रॉड के बीच में फ्रिक्शन काम करता है। तो वो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो भी हमारे ब्रेकिंग सिस्टम ने वर्क डन किया, वो वर्क डन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी। टायर और रॉड के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो टायर भी गर्म हो जाएगा और रॉड भी गर्म हो जाएगी, तो फ्रिक्शन के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हमारे ब्रेकिंग सिस्टम ने जो वर्क डन किया, नेगेटिव वर्क डन किया, वो वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उस हीट एनर्जी को दोबारा इकट्ठा करें और कार को आगे चलाना शुरू करें? आंसर है नो। सो इट इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरह से हम क्या करते हैं, वाटर को बॉइल करते हैं ओपन कंटेनर में। ओपन कंटेनर में वाटर को जैसे बॉइल करेंगे तो हम हीट एनर्जी देंगे। हीट एनर्जी देने से क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और जो वेपर है वो सराउंडिंग में रहेगा। तो सराउंडिंग से हम वेपर को इकट्ठा नहीं कर सकते, इतने बड़ी सराउंडिंग में इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, कैसे इकट्ठा करेंगे? ओके, इसी तरह से कुछ केमिकल रिएक्शंस, उनको भी आप इरिवर्सिबल बोल सकते हैं। जैसे हमने कार्बन कोयले को जलाया, कार्बन को बल्ब के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनी, वो CO2 गैस सराउंडिंग में चली, अगर वो सराउंडिंग में चली गई तो उसको दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकते। इसी तरह से हमने कार्बन को बर्न किया तो केमिकल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। कार्बन मटेरियल है और मटेरियल के अंदर जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो कार्बन को जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो आंसर है हीट एनर्जी। और कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो आंसर है लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी तो हमारे पानी में, उससे हमारा मटेरियल गर्म नहीं होगा। पानी को गर्म करना था तो इससे तो गर्म नहीं होगा, लाइट एनर्जी, इसका यूज करना पड़ेगा हीट एनर्जी का। तो इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी बनी, वो सराउंडिंग में चली गई, ठीक है, और उसको हम लोग क्या नहीं कर पाते, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसी तरह से हीट एनर्जी हमने मटेरियल को दी, वो मटेरियल ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, और वो हीट एनर्जी अल्टीमेटली लास्ट में कहां चली गई, सराउंडिंग। जैसे हमारे पास एक वाटर था, 100 ग्राम वाटर था, तो उसमें क्या किया हमने, हीट एनर्जी देकर के उसको गर्म। अब मैंने इस वाटर को, वो जो बॉइल्ड वाटर है, गर्म पानी है, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर रूम में रख दिया। रूम में रख दिया तो वो मान लीजिए 1000 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करके इतना गर्म हुआ। अब जैसे ही हम उसको इस रूम में रखेंगे, क्या होगा, वो 1000 जूल की एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी, दोबारा से उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हमने उसको हीट एनर्जी भी गर्म कर दी। फिर लास्ट में क्या हुआ, उसके पास जो हीट एनर्जी थी वो लास्ट में सराउंडिंग में चली गई, और वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होगी जो हमारे सामने यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो ये कैसी प्रोसेसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होंगी। ये कौन सी प्रोसेस होंगी, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होंगी। इसी तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड का बन जाना, तो वो भी कैसी प्रोसेस मानी जाती है, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस की मानी। तो जो भी हमें एग्जांपल देखने को मिलेंगे इस नेचर के अंदर, वो कैसे मिलेंगे, वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की होंगी। इसके अलावा बायोलॉजिकल एग्जांपल भी हमारे पास, जैसे कि डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो होगा, तो ट्रीज की लीव्स होंगी, जो हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है सब। और बैक्टीरिया इसको क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं। डीकंपोजिशन में क्या होता है,
वो इसकी सेल्स को बस्ट आउट कर देते हैं और सेल्स का सारा कंटेंट कहाँ चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है। तो इस तरह से ये भी कैसी प्रोसेस है, अब हम उस मटेरियल को सराउंडिंग से इकट्ठा करके दोबारा सेल में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होगी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ये भी कैसी प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो इस नेचर में आपको जो प्रोसेसेस दिखेगी वो कैसी होंगी, वो इरिवर्सिबल होगी। अगर हम स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करते हैं जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, उस कंडीशन में और डिसिपेटिव फोर्सेस को जीरो करते, फ्रिक्शन विस्कोसिटी को जीरो करते, तो उस केस में हम उस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं। इट इज एन आइडियलाइज्ड प्रोसेस। ओके, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बच्चे न्यूमेरिकल, कल इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट का यूज करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जला करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो कोल से जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्या वो सारी हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है? आंसर है नो। हमने पढ़ा था सिस्टम की एफिशिएंसी होती है और किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो कोल से हीट एनर्जी बॉयलर को मिलती है, बॉयलर से वाटर बॉयल होता है, वाटर बॉयल होने के बाद वो स्टीम बन करके पाइप के थ्रू टरबाइन तक जाता है, टरबाइन के साथ टकराता है, टरबाइन गर्म हो जाता है, फिर टरबाइन के साथ में जनरेटर लगा होता है, जनरेटर के अंदर जो कॉइल है वो कॉइल रोटेट करती है और उसके रोटेट करने से भी वो गर्म हो जाती है, फ्रिक्शन वो इसके मैग्नेटिक एनर्जी के कारण, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी के कारण उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रेजिस्टेंस के कारण वो क्या हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो हीट एनर्जी के लॉसेज होते हैं बहुत सारे, और इतने सारे डिसिपेशन होने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर उस पावर हाउस से लेकर के हमारे घर तक आती है। तो वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, वो वायर भी गर्म हो जाती है। तो कॉल ने 1000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस की थी और हम तक सिर्फ कितनी पहुंचती है, हम तक सिर्फ पहुंचती है 200 जूल की, 400 जूल की एनर्जी पहुंचती है। तो हम बोलते हैं कि उस सिस्टम की एफिशिएंसी 20% है, 25% है, 40% है। तो इसीलिए सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती, क्योंकि एनर्जी के डिसिपेशन होंगे। तो वो भी कैसी प्रोसेस है, वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ओके, बाय बाय। कल हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल।